हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू वेरांदा आईएएस। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह। वेरांदा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन जहां पर आपको इतिहास के कुछ ऐसे रोमांचक भरी कहानियां सुनने को मिलेंगी और आज का सेशन उन्हीं एक रोमांचक कहानियों में से एक होगा, जहां पर आप एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे बारे में आज जिसके बारे में आप जनरली अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा देखते आए हैं। साथियों, आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कला की एक कीमत क्या होती है? सबसे ज्यादा महंगी पेंटिंग जो है वो 100 करोड़ में बिकी है। इस दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग जिसके पीछे सारी दुनिया पड़ी रहती है कि वो पेंटिंग उनके पास हो, वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकती है। अब वो है क्या? वो कला है। और यही कला भारत के अंदर बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं है भारत के अंदर। बट क्या अगर मैं आपको बताऊं कि यही कला, जो पेंटिंग्स का कला है, भारत के अंदर लगभग 1 लाख साल से भी ज्यादा पुराना है। भारत के अंदर ये पेंटिंग्स की कला। और जब मैं इन पेंटिंग्स की बात कर रहा हूं तो आज हम उसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनेंगे कि कैसे गुफाओं के अंदर से शुरुआत की गई पेंटिंग्स भारत के इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो कैसे इतनी बड़ी बन जाती है कि भारत के अंदर आज के समय पे इतने प्रख्यात लोग हैं जिनकी पेंटिंग्स 100 करोड़ में बिकती है। आज के समय में हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल्स हैं जहां पर पेंटिंग्स करी गई हैं और जहां पर देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, भारत के लोग जाते हैं बस वो एक झलक देखने के लिए। और वो कैसे, क्यों, कब डेवलप हुआ, आज के इस सेशन में हम उन्हीं चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के सेशन का नाम है द विजुअल आर्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम केव्स टू कैनवास। अब विजुअल आर्ट्स मतलब क्या? तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर हमें आर्ट्स के बारे में समझना है कि भाई आर्ट्स मतलब क्या होता है। तो आर्ट्स मतलब समथिंग जहां पर आप एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मतलब विजुअल आर्ट्स मतलब क्या? रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आप कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब हम क्या करते हैं जनरली, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं बोल के। तो जब भी कोई चीज के द्वारा मैसेज अगर हमें देनी है और वो देख के अगर वो मैसेज मिल जाए, सो दैट इज नोन एज विजुअल आर्ट्स। और इसी विजुअल आर्ट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, दैट इज पेंटिंग्स। और इन्हीं पेंटिंग्स के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि भारत के अंदर जो पेंटिंग्स है ना, वो 1 लाख साल से भी पुराने होते हैं। और ये पेंटिंग्स उस जमाने में कहाँ पर पाए गए थे? ये गुफाओं के अंदर पाए गए थे। और उसके बाद ये पेंटिंग्स जो हैं वो डेवलप होते हैं जहां पर उन्हें टेम्पल वॉल्स के ऊपर किया जाता है, अलग अलग आर्किटेक्चर्स के ऊपर किया जाता है, और फिर आज के टाइम में इसे हम कैनवास के ऊपर करते हैं। आपने देखा होगा कि एक बड़े से शीट ऑफ इसके अंदर कैनवास के तहत इसको किया जाता है। तो आज के इस सेशन में साथियों हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले साथियों, यहाँ पर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत सारी चीजें और बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ हाउ हम हाउ हम केव पेंटिंग से हम कैनवास पेंटिंग्स तक पहुंचे। ये सफर जो है वो किस हिसाब से हुआ भारत के अंदर। और साथियों, ये जो एवोल्यूशन की कहानी है ना, बड़ी रोमांचक कहानी है। क्योंकि इस कहानी के अंदर आप देखेंगे कि कैसे भारतीय लोग इतने कलाकारी हैं, इतने वो तेजस्वी हैं, इतने उनकी इमेजिनेशंस हैं कि वो किस हिसाब से भारत के एक कला को इतने चरम सीमा तक लेके चले जाते हैं कि उस कला को बाद में पूरी दुनिया के अंदर भी लेके जाया जाता है। तो दैट इज गोइंग टू बी दी आइडिया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं केव पेंटिंग्स की बात करूं तो हमारे इनिशियल सेशंस में हमने बात किया कि इंडिया के अंदर एक एज होता है जिसको कहा जाता है द स्टोन एज। और स्टोन एज के अंदर जो इंसान होते हैं वो गुफाओं के अंदर रहते हैं। अब साथियों, ये जो गुफा के अंदर लोग रहते हैं, इनके समय पे उस टाइम पे कोई कम्युनिकेशन मतलब जैसे आज के टाइम में मैं ये लिख रहा हूँ आपके लिए, आपको शब्द बोल रहा हूँ, ये वाला कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट नहीं था। क्योंकि इस स्टोनेज के टाइम पे कोई भी लैंग्वेज का माध्यम, मतलब लैंग्वेज जो है थ्रू द स्क्रिप्ट, या कोई ऐसे जो इंग्लिश हिंदी वगैरह ये सब चीजें कुछ नहीं थी उस जमाने में। उस जमाने में कम्युनिकेशन होता तो था, बट वो इशारों के माध्यम से होता था, वो बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज के माध्यम से होता था।
और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स था ऑफ कम्युनिकेशन, और वो कम्युनिकेशन था पेंटिंग्स। और ये पेंटिंग्स कैसे करते थे, पेंटिंग्स ये करते कहाँ पर थे, और पेंटिंग्स करने की कला, और वो पेंटिंग्स के अंदर क्या करते थे, तो सवाल यही था। तो जब हम स्टोन एज की बात करते हैं, तो स्टोन एज के लोगों के अंदर जब हम इनके पेंटिंग्स की बात करते हैं कि ये कहाँ पर पेंटिंग्स करते थे, तो ये लोग जो पेंटिंग्स है ना वो गुफाओं के अंदर करते थे, केव्स के अंदर। और इन केव्स के अंदर जो पेंटिंग्स किए जा रहे थे, उस पेंटिंग्स के अंदर ये क्या कर रहे थे, व्हाट वाज बीइंग पेंटेड। तो व्हाट के अंदर आ जाता है कि ये लोग उस जमाने में जिस भी चीज से अवगत होते थे, उन सारे चीजों के बारे में ये पेंट कर देते थे। जैसे कि इन लोगों का मेन लाइवलीहुड प्रैक्टिस जो है ना साथियों, वो हंटिंग था। हंटिंग एंड गैदरिंग। गैदरिंग मतलब क्या, जो नेचुरल रिसोर्सेज में जो फॉरेस्ट के अंदर जो सामान सामग्री वगैरह मिलती थी, उसको ये गैदर करते थे। और गैदरिंग का काम यहाँ पे करने वाले लोग होते थे द फीमेल्स, एंड हंटिंग का जो काम होता था वो मेल्स करते थे। और ये चीज इन्होंने पेंटिंग्स के माध्यम से हमें बताई है। और हंटिंग में भी ये कौन से, ये हंटिंग कर रहे हैं तो ये हंटिंग कैसे कर रहे हैं, तो पेंटिंग्स के अंदर ये भी बताया गया कि इन्होंने कुछ टूल्स यूज किए हंटिंग के लिए, और उसी से इन्होंने हंटिंग किया। और सबसे इमेजिनेटिव बात क्या पता है आपको, कि हमें आज के भी टाइम में सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस जो है ना, वो 1 लाख ईयर्स ओल्ड का सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस हमें मिलता है मेजरली, जो कि होता है इन द भीमबेटका केव्स। ये भीमबेटका केव्स आपने सुना ही होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, और ये एक यूनेस्को साइट भी है। ये कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश के अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो भीमबेटका केव्स है, इसके अंदर अलग अलग कलर्स यूज किए गए। मतलब 1 लाख साल पहले भी लोगों को कलर्स का नॉलेज था, और लोग वो कलर्स यूज कर रहे थे उस टाइम पे। तो इस टाइम पे भी रेड कलर्स यूज किए गए थे। अब सोचिए कितना ज्यादा इनके पास उस जमाने में ज्ञान होगा कि इन लोगों ने रेड एज अ कलर भी यूज कर लिया। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी द मेजर एस्पेक्ट हियर। तो यहाँ पर जब ये लोग इस समय पे गुफाओं में रह रहे थे, तब इन्होंने इस तरीके के पेंटिंग्स करना शुरू किए। लेकिन जैसे जैसे ये लोग एक रेसिडेंशियल एरिया के अंदर रहना इन्होंने शुरू कर दिया, तो उस रेसिडेंशियल एरिया के अंदर जो भी इनके पास मटेरियल्स होते थे, फिर इन लोगों ने क्या किया, उन मटेरियल्स के ऊपर इन्होंने पेंट करना शुरू किया। दैट इज मटेरियल्स में जब मैं बात कर रहा हूं, तो अलग अलग पॉट्स। तो पॉटरी की एक्टिविटी जब इन्होंने करी, तो पॉटरी के ऊपर अलग अलग तरीके, जैसे फिश को इन्होंने पेंट कर दिया, कोई जियोमेट्रिकल डिजाइन्स को इन्होंने पेंट कर दिया। इस तरीके से ये लोग पेंटिंग करते चले गए, और वैसे करके ये कला आगे बढ़ती चली गई। तो इस जमाने में जो केव वाला टाइम पीरियड है ना, केव वाले टाइम पे जो पेंटिंग्स गुफाओं के वॉल्स पे की जाती थी, उन पेंटिंग्स को हम कहते हैं पेट्रोग्लिफ्स। पेट्रोग्लिफ्स, पेट्रोग्लिफ्स क्यों, क्योंकि पेट्रो मतलब रॉक होता है, और रॉक के ऊपर की गई पेंटिंग्स को कही जाती है पेट्रोग्लिफ्स। और यही कला को आगे आने वाले समय में अलग अलग मटेरियल्स के ऊपर पेंटिंग्स करे गए। अब जब रेसिडेंशियल एरियाज के अंदर लोग रहने लग गए, तो पॉटरी वगैरह इन सब के ऊपर जब इन्होंने पेंट किया, तो कहीं ना कहीं एक एस्थेटिक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। मतलब लोगों के अंदर ये कलाकारी जो है, और लोगों को ये लग रहा है कि जो भी अगर चीज पेंट करी गई है, तो वो पेंटिंग वाले जो चीजें हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लग्जरियस आइटम्स रहेंगे, लग्जरी रहेगा। तो यहाँ से लोग क्या करने लग गए कि जैसे जैसे लोग अमीर होते चले गए, उन्होंने पेंटिंग्स वाले चीजों को और ज्यादा खरीदना शुरू किया, और ऐसे जाके पेंटिंग्स जो है ना और ज्यादा डिमांड में आते चले गए। और फिर इसके बाद जैसे ही जो महाजनपद महाजनपद और जो मौर्यन वाला जो एज आया, उस टाइम पीरियड पे पेंटिंग्स को और ज्यादा बढ़ोतरी मिली। कैसे बढ़ोतरी मिली, क्योंकि यहाँ पे जो किंग्स थे ना, किंग्स का तो आपको पता ही है कि इन लोगों को लग्जरी बहुत अच्छा लगता था। और इनको लग्जरी के अंदर ऐसा था कि इन लोगों ने बड़े बड़े पैलेसेस बनाए, और उन पैलेसेस के अंदर कुछ तो भी डेकोरेटिव होना चाहिए ना, कुछ एस्थेटिक होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग पेंटिंग्स बनवाए। ठीक है, तो इस टाइम पे जो पेंटिंग्स इन्होंने बनवाए थे अपने पैलेसेस के अंदर, और इन लोगों ने अलग अलग केव्स भी बनवाए। ठीक है, पैलेसेस बनवाए, पैलेसेस के अलावा इन लोगों ने केव्स भी बनवाए।
तो इन पैलेसेस के अंदर पेंटिंग्स करवाए गए। अब सवाल ये है कि इन लोगों ने गुफाओं के अंदर भी पेंटिंग्स करवाए, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग्स यहाँ पे किए गए थे, इन पेंटिंग्स को कहा जाता है द म्यूरल पेंटिंग्स। और जैसे कि आप जानते रहोगे कि भारत के अंदर फ्रॉम द एंशिएंट टाइम पीरियड म्यूरल पेंटिंग्स जो हैं वो बहुत इलाबोरेट तरीके से चलते आए हैं साथियों। अब ये जो म्यूरल पेंटिंग्स हैं, सवाल ये है कि वो होते क्या हैं। तो जब हम म्यूरल पेंटिंग्स की बात करें तो इनिशियल टाइम पीरियड में भारत में म्यूरल पेंटिंग्स ही थे। और ये जो म्यूरल पेंटिंग्स हैं इसका मतलब होता है बिग पेंटिंग्स। बिग पेंटिंग्स मतलब जो पेंटिंग्स कोई साइज के अंदर लिमिटेड ना हो, जिसकी कोई सीमा ही ना हो और जो किसी भी सीमा तक जो किसी भी हद तक किया जा सके। मतलब बड़े बड़े वॉल्स, जैसे आप मान लो अगर 10 फुट का वॉल है, 20 फीट का वॉल है, तो उसके ऊपर जो पेंटिंग्स करी जाती है ना, उसको क्या कहा जाता है? द म्यूरल पेंटिंग्स। और इस जमाने में जब हम महाजनपदास, मौर्यस, इन सब की बात करते हैं, तो ये जो लोग थे, इन लोगों ने ये जो म्यूरल्स बनवाए वो जनरली रिलीजियस थीम्स के बनवाए। मतलब जो भी धर्म को ये फॉलो करते थे, जैसे कि जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस हो गए, तो इन सारे धर्मों के इन्होंने क्या किए? अलग अलग पेंटिंग्स बनवाए। क्यों? क्योंकि ये लोग उन धर्मों को फॉलो करते थे। तो बड़े बड़े पेंटिंग्स किस चीज के लिए बनाए गए? रिलीजियस कामों के लिए बनाए गए। और इन बड़े बड़े पेंटिंग्स को जब बनाया गया, तो इन बड़े बड़े पेंटिंग्स के अंदर भी क्या किया गया? अलग अलग जो कलर्स हैं वो सब चीजों को यहाँ पर यूज किया गया था। लेकिन ये जो था ना, ये एंशिएंट टाइम पीरियड के म्यूरल्स थे। अब क्या हो गया कि यही म्यूरल्स जो करे गए थे, ये अलग अलग जगहों पे किए गए थे, जैसे हमने ऑलरेडी देखा, दैट इज द पैलेस वॉल्स एंड द पर्टिकुलर केव वॉल्स। और ये मौर्यंस थे। मौर्यंस के बाद आ गए पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड। पोस्ट मौर्यन के अंदर हमने देखा अलग अलग डायनेस्टीज, हमारे पहले वाले सेशंस में आप वो जाके रेफर कर सकते हैं। अलग अलग डायनेस्टीज थे, इनके अलग अलग जो थे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, इन्होंने अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के हिसाब से क्या किए? यहाँ पर पेंटिंग्स करवाए। देन फिर इसके बाद गुप्तास आए। और गुप्तास के टाइम पीरियड पे जो पेंटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ वो बहुत ज्यादा अनोखे लेवल पे हुआ, क्योंकि इन पेंटिंग्स के अंदर जो एस्थेटिक इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा, जो कलर्स का यूजेज है वो बहुत ज्यादा बड़ा। अलग अलग कलर्स, डाइवर्सिटी ऑफ कलर्स को यहाँ पे यूज किया गया। सो यहाँ पर गुप्ता टाइम पीरियड को कहा जाता है द गोल्डन पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट। ओके, गोल्डन पीरियड, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें डेवलप करी गई। और मुख्य रूप से जब मैं यहाँ पे बात करूं तो आपने देखा रहेगा कि दो मेजर केव्स होते हैं, दैट इज एंड वन अमंग्स देम इज द अजंता केव्स। ये जो अजंता केव्स होते हैं साथियों, इसी के अंदर क्या होता है कि मुख्य लेवल से डेवलपमेंट्स करे जाते हैं इन द पेंटिंग्स रेल। और यहाँ पर क्योंकि अजंता जो है वो प्योरली बुद्धिस्ट केव्स है, तो अजंता के दीवारों पे जो थीम्स है ना वो बुद्धिस्ट ही है। अगर आप अजंता के दीवारों पे देखोगे आज के भी समय में, तो वो पेंटिंग्स जो है ना, अगर आप बारिश के मौसम में जाओगे तो वो एकदम चमकने लगते हैं, वो खिल उठते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे वो पेंटिंग्स जो हैं वो अभी अभी बनाए गए हैं, फ्रेशली बनाए गए हैं। और क्योंकि इन लोगों ने वो पेंटिंग्स इस तरीके से बनाए कि वो फ्रेश लगते हैं, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इन्होंने जो स्टाइल यूज किया था ना, उसको कहा जाता है द फ्रेस्को स्टाइल ऑफ पेंटिंग। फ्रेस्को स्टाइल मतलब क्या? ये जो स्टाइल है, हमेशा ये जो स्टाइल से जब पेंटिंग्स करी जाती है, हमेशा वो पेंटिंग्स क्या लगती हैं? फ्रेश लगती हैं। तो इसी वजह से उसे हम फ्रेस्को बोलते हैं। और जब गुप्तास के बाद जो आगे आने वाली डायनेस्टीज थी नॉर्थ इंडिया के अंदर, उन लोग ने भी यही पर्टिकुलर स्टाइल को प्रमोट किया और अलग अलग पेंटिंग्स बनाए। अब ये यहाँ तक गुफाओं के अंदर ही पेंटिंग्स थे, मतलब इनिशियल लेवल पे स्टोन एज की गुफा, फिर उसके बाद जो रॉक कट केव्स होते हैं, जो इंसानों द्वारा बनाए गए गुफा हैं अच्छे खासे, उन गुफाओं के अंदर खूबसूरती के लिए पेंटिंग्स करे गए। और यहाँ और डेकोरेशन और रिलीजियस थीम्स को प्रमोट करने के लिए पेंटिंग्स किए गए। तो यहाँ पर गुफाओं तक पेंटिंग्स की जा रही है। लेकिन फिर इसके बाद क्या किया जा रहा है कि जब गुप्तास के टाइम पे ही टेम्पल कंस्ट्रक्शन, जो टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है, ये टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर भी अलग अलग कार्विंग्स करे जाते हैं, अलग अलग स्कल्पचर्स करे जाते हैं। अब जब स्कल्पटिंग किया जाता है कोई भी मंदिर के अंदर,
तो उसके अंदर भी तो एक इमेज ही होता है ना, और ये जो इमेज होता है वो भी तो कहीं ना कहीं कोई एक फॉर्म ऑफ पेंटिंग का ही एस्पेक्ट हो गया। तो वहां से क्या होता है कि जब स्कल्पटिंग किया जाता है तो उसके बाद मंदिरों के दीवारों के ऊपर भी अलग अलग कार्विंग्स किए जाते हैं, और कुछ कुछ मंदिरों पे बकायदा पेंट भी किया जाता है नॉर्थ इंडिया के अंदर। और यही कला को क्या किया गया साउथ इंडिया के अंदर भी फिर उस टाइम पे लेके जाया गया। तो साउथ इंडिया के अंदर भी जो मंदिर बनाए गए थे बाय द पल्लवा रूलर्स, बाय द चोला रूलर्स, ओके, एंड ये जो साउथ इंडियन रूलर्स थे, ये लोग बहुत ही ज्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर को प्रमोट करते थे। तो जब ये आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आप क्या देखेंगे कि ये जो रूलर्स थे साउथ इंडिया के, जैसे कि चोला हो गए, इनके पास पैसा बहुत था। तो जब पैसा बहुत है तो इनके जो लग्जरीनेस है वो भी बहुत ज्यादा होंगी, और इनका डिमांड फॉर एस्थेटिक लेवलनेस है ना वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, अलग अलग स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स को प्रमोट किया। अब इनके स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग में जब हम बात करें चोलास का, तो इन लोगों ने रिलीजियस लेवल पे भी पेंटिंग को प्रमोट किया, मतलब रिलीजियस थीम्स को भी आगे बढ़वाया, और उसके साथ साथ इन लोगों ने अपने खुद के पोर्ट्रेट पेंटिंग्स भी करवाए, पोर्ट्रेट पेंटिंग्स भी करवाए। सो इस तरीके से डेवलपमेंट किया गया। लेकिन अभी तक हम क्या देख रहे हैं साथियों की म्यूरल पेंटिंग ही, ये सब जो पेंटिंग अभी तक करी जा रही है ये सब बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, बट ये बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स है। और जब ये इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स है तो जाहिर सी बात है एक ऐसा समय आएगा जब लोग बोलेंगे कि यार बस हो गया, कितने बड़े बड़े पेंटिंग्स हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि फिर उसके बाद कुछ लोग उभर के आते हैं, कुछ लोग उभर के आते हैं और वो लोग एक नया स्टाइल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत करते हैं, जिसको कहा जाता है द मिनिएचर पेंटिंग्स। अब मिनिएचर नाम से ही आपको समझता रहेगा कि मिनिएचर मतलब क्या, छोटा। जैसे म्यूरल्स जो थे उनमें कोई लिमिट नहीं था, वो कितने भी बड़े हो सकते थे, बट मिनिएचर जो है उनमें एक लिमिटेशन था, उनमें एक साइज का लिमिटेशन था कि ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स थे ये 25 स्क्वायर इंच से ज्यादा बड़े नहीं हो सकते थे। और जब 25 स्क्वायर इंच से ज्यादा ये बड़े नहीं हो सकते हैं तो उसके वजह से क्या हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कैनवास की बातें हो रही है। कैनवास मतलब क्या, यहाँ पे अभी तक कैनवास डेवलप हुआ नहीं है। यहाँ पर कैनवास मतलब मैं बेसिकली बोल रहा हूँ बेस, एक ऐसा बेस जिसका साइज जो है इट इज नॉट बियॉन्ड 25 स्क्वायर इंच। तो कहने का मतलब ये है कि जब मिनिएचर्स की शुरुआत हुई, मिनिएचर्स की जो शुरुआत है वो लगभग 8वीं शताब्दी एडी से होगी, 8th सेंचुरी एडी से होगी। और ये जो मिनिएचर्स थे उसको सबसे पहले बनाने वाले लोग थे, एक डायनेस्टी था जिसको कहा जाता है द पाड़ डायनेस्टी, जो कि बंगाल का था। ये जो डायनेस्टी था ये अपने आप में एक बुद्धिस्ट डायनेस्टी था। तो इन्होंने जो भी ये मिनिएचर पेंटिंग्स बनाए, इन लोगों ने उस मिनिएचर पेंटिंग्स के अंदर क्या किया, इन लोगों ने उस मिनिएचर पेंटिंग्स के अंदर बेसिकली बुद्धिस्ट थीम के ही चीजें बनवाई। अब ये जो लोगों ने पेंटिंग्स बनवाई उसका जो बेस था ना, उसके बेस में इन लोगों ने क्या यूज किया, जो पाम लीव्स होते हैं, पाम लीव्स उसको एज अ बेस यूज किया गया। बट ये पाम लीव्स जो थे, और इसके अलावा जो आगे आने वाले समय में जो डायनेस्टीज थे उन लोगों ने पेपर यूज किया, उन लोगों ने कपड़े यूज किए, क्लॉथ यूज किए उस पर्टिकुलर साइज के। लेकिन ये जो चीजें होती है जैसे पाम लीव्स हैं ये इतने ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होते हैं, ये खराब हो जाते हैं। तो जब ये खराब हो जाते हैं इसके लिए कुछ ऐसे चीज से बदलना पड़ता है जो चीज सस्टेनेबल होगी। जैसे आज के टाइम में अगर जैसे आप देखोगे पेंटिंग्स को किस पे किया जाता है, एक होता है कैनवास, व्हाइट कलर का कैनवास होता है। तो उस कैनवास के ऊपर की गई पेंटिंग्स सदियों सदियों तक चलती रहती है, वो सदियों सदियों तक वैसी ही रहेगी अगर उसे प्रिजर्व किया जाए तो। आज के भी समय में 400-500 साल पुरानी पेंटिंग्स है क्योंकि उसे प्रिजर्व किया गया है। तो पहले जो बेस होता था वो पेरिशेबल मटेरियल होता था, लेकिन जो ये डायनेस्टीज हैं, ठीक है, पाड़ डायनेस्टी के बाद एक और डायनेस्टी थी इन द मतलब राजपूताना के अंदर भी
यही मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स डेवलप किए गए। और क्योंकि राजपूताना हिंदू थे तो उनका मिनिएचर पेंटिंग का थीम जो था वो हिंदू था। लेकिन इसके बाद जब इस्लामिक डायनेस्टीज भारत के अंदर आए, जैसे कि दिल्ली सल्तनत हो गया, फिर मुगल्स हो गए, ये जो डायनेस्टीज भारत में आए, ये डायनेस्टीज क्या इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कुछ तकनीकी इनोवेशंस किए, इन लोगों ने कुछ नयापन उस पर्टिकुलर पेंटिंग के तरीके के अंदर लाया। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब ये थोड़े सॉलिड बेसिस के ऊपर ट्रांजिशन करने लग गए कि पेंटिंग्स को प्रिजर्व किया जा सके, तब जाके हम थोड़ा कैनवास की तरफ मूव करते हैं। और उसी दरमियान जब मुगल्स यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो मुगल्स के टाइम पीरियड पे ही मोटा मोटा जो मुख्य रूप से डेवलपमेंट था ना, वो किया गया था। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि इन लोगों ने मुख्य रूप से मिनिएचर पेंटिंग्स ही करे थे। और आज के टाइम में ज्यादातर करके आपको कौन से पेंटिंग्स दिखेंगे, मिनिएचर पेंटिंग्स ही दिखने वाले हैं। तो हियर व्हाट आई वांट टू से इज दैट अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स, नए नए चीजें इनके समय पे हुए थे। एंड उनमें से एक चीज थी जिसको कहा जाता है द फोर शॉर्टनिंग मेथड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सभी गाड़ी चलाते होंगे या आप सभी गाड़ी के ऊपर बैठे होंगे। तो गाड़ी के ऊपर बैठते हैं तो साइड ग्लास होता है ना, उस साइड ग्लास पे आप देखते हैं ना कि क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर लुक क्लोजर देन दे अपीयर। तो वो जो चीज है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस हो सकती है फ्रॉम दी मुगल टाइम पीरियड। क्योंकि मुगल टाइम पीरियड में एक राजा थे जिसका नाम था अकबर। तो अकबर ने क्या किया था, ये फोर शॉर्टनिंग टेक्निक को उसने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर ये था कि अगर आपने उस पेंटिंग्स को दूर से भी देखा, तो पेंटिंग क्या होती थी, वो पेंटिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं, वो जब इतनी दूर से भी देखा जाता था तो वो नजदीक दिखती थी, वो पास में दिखती थी। सो दैट इज वाई यहाँ पर हम उसे फोर शॉर्टनिंग टेक्निक कहते हैं। तो ऐसे कुछ नए चीजें यहाँ पे डेवलप हुई। यहाँ पर क्या हो गया, बुक लाइक फॉर्मेट में, एक सीरीज लाइक फॉर्मेट में पेंटिंग्स को बनाया गया। मतलब लाइफ इवेंट्स के ऊपर, जो लाइफ इवेंट्स होते हैं किसी के, उसको पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया। मतलब पेंटिंग जो है वो एक बहुत ही बड़ा सोर्स बन गया जिसके द्वारा मैसेज पास की जा सकती थी। पेंटिंग्स एक सोर्स बन गया था फॉर कम्युनिकेशन। और यही जब मुगल्स यहाँ पे थे, इन्हीं के समय पे यूरोपियंस भारत के अंदर आते हैं। और जब यूरोपियंस भारत के अंदर आते हैं तो वो अपने साथ अपना आर्ट लेके आते हैं, और वो होता है द आर्ट ऑफ पेंटिंग। और उस टाइम पे विदेशों में जो पेंटिंग होती थी उसके अंदर जो कलर्स, ऑयल पेंटिंग्स, वाटर कलर्स, ये सब चीजें यूज करी जाती थी। तो उसके बाद क्या हो गया, उन्हीं चीजों को भारत के अंदर भी लाया गया, और मुगलों के टाइम से वो चीजें भारत के अंदर आई। और एक बार जैसे ही मुगल्स सीन से हट गए और यूरोपियंस भारत के अंदर उन्होंने पावर इकट्ठा कर लिया, उस टाइम पीरियड से जो यूरोपियन स्टाइल ऑफ जो बेसिक स्ट्रक्चरिंग होता है वो कहीं ना कहीं भारत आ गया। जैसे जो यूरोपियंस थे उसके अंदर देर इज गोइंग टू बी द ब्रिटिशर्स। ओके, सो ये जो ब्रिटिशर्स होंगे, ये ब्रिटिशर्स अलग अलग तरीके के पेंटिंग्स लाते हैं, जैसे कि हो गया कंपनी पेंटिंग्स, ठीक है। देन फिर उसके बाद हो जाएगा बाजार पेंटिंग्स। तो ये सब पेंटिंग्स क्या थे, ये यूरोपियन इन नेचर थे। और उस टाइम पे इनिशियली इंडियंस यही पेंटिंग्स को करते थे। और ये पेंटिंग्स से इंडियंस, मतलब ये पेंटिंग्स जब की जाती थी तो उसको कैनवास के ऊपर की जाती थी, यहाँ पर वाटर कलर्स यूज किए जाते थे, ठीक है। और इन सब चीजों की वजह से इंडियंस बहुत ज्यादा प्रेरित हुए। और जब इंडियंस बहुत ज्यादा प्रेरित हुए तो इंडियंस ने यही फॉर्मूला को अपने अंदर भी अपनाया, बस यहाँ पर उन लोग ने थीम चेंज कर दिया एंड दे बिकेम मोर एंड मोर क्रिएटिव। और इंडिया ने अलग अलग मेजर मेजर आर्टिस्ट को यहाँ पर उनका जन्म होता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ द केव्स टिल द टाइम पीरियड ऑफ द मॉडर्न डे टाइम्स, जब हमारे पेंटिंग्स का सिलसिला जो 1 लाख साल पुराना होता है, वो कैसे गुफाओं से एक कैनवास के ऊपर आके रुक जाता है। तो साथियों इस सेशन के लिए इतना ही रखेंगे, एंड आई होप यू लाइक इट। एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग
थिंग्स जहाँ पे आपको इतिहास के बारे में और जानने मिलेगा, आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीबॉडी, टेक गुड केयर ऑफ यू एंड जय हिंद। Veranda IAS, where your dream becomes reality.